दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज पर पाबंदी क्यों लगाई गई? सिखों के खिलाफ भारतीय हुकूमत का घिनौना कदम। जसवंत सिंह खालड़ा कौन था? मुआजिज दोस्तों, भारत की एक ऐसी फिल्म जिसे 3 बार नाम बदलने के बावजूद सिनेमा घरों तक पहुंचने नहीं दिया गया। एक ऐसी फिल्म जिसमें न सिर्फ भारतीय पंजाब की खून आलूद तारीख दिखाई गई, बल्कि ऐसे सवालात भी उठाए गए जिन पर आज तक शदीद इख्तिलाफ मौजूद है। आखिर इस फिल्म से इतना खौफ क्यों महसूस किया गया? और अगर कश्मीर फाइल जैसी कई दूसरी मुतनाज़ फिल्में आसानी से रिलीज हो सकती हैं, तो फिर सतलुज को क्यों रोक दिया गया? क्या इस फिल्म में वाकई कोई ऐसी हकीकत दिखाई गई है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? वो कौन सा राज सामने लाए जिसके बाद इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद पंजाब और सिख बिरादरी के साथ क्या हुआ? और आज भी ये मामला भारत समेत पूरी दुनिया में इतना हसास क्यों समझा जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तारीख के उन तमाम अहम वाकयात को मुख्तलिफ दावों और दस्तयाब मालूमात की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली मालूमात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नाज़रीन ग्रामी, दिलजीत दोसांझ भारत के वो मंझे हुए अदाकार हैं जिनकी अदाकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। पंजाबी फिल्मों के इस बेहतरीन अदाकार की एक फिल्म सतलुज को गुज़श्ता 4 सालों से मुख्तलिफ कानूनी मसाइल का सामना है। सबसे पहले यह कहा गया कि इसका नाम तब्दील किया जाए, जिसके बाद इस फिल्म का नाम खालसा गारा रखा गया। यह नाम सिख तारीख के एक निहायत दर्दनाक वाक़े की याद दिलाता है। बाद में फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया ताकि इसकी कहानी को एक नए अंदाज में पेश किया जा सके, लेकिन उसके बाद भी मुश्किलात खत्म ना हुई। आखिरकार फिल्म का नाम बदलकर सतलुज रख दिया गया। इसके बावजूद फिल्म रिलीज ना हो सकी और मुसलसल तनाज़ात का शिकार रही। फिल्म बनाने वालों ने इसे सिनेमा घरों तक पहुंचाने के लिए कई साल तक कोशिश की। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी इदारों से इजाजत लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार नई रुकावट सामने आ गई। भारतीय सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 1 या 2 नहीं बल्कि 127 तब्दीलियां करने का हुक्म दिया। फिल्म साजों का कहना था कि इतनी ज्यादा तब्दीलियों के बाद फिल्म की असल कहानी बदल जाएगी। इसके बाद जब फिल्म को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ZEE5 पर दिखाने की तैयारी की गई, तो सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर इसे वहां से भी हटा दिया गया। दोस्तों, इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर इस फिल्म से इतना खौफ क्यों महसूस किया जा रहा है? मोदी हुकूमत का कहना है कि इस फिल्म की रिलीज से मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे हसास वाकयात दिखाए गए हैं जो लोगों के जज्बात को भड़का सकते हैं। दूसरी तरफ फिल्म बनाने वालों और इंसानी हकूक के कई कारकुनों का कहना था कि अगर तारीख के दूसरे मुतनाज़े वाकयात पर बनने वाली फिल्में दिखाई जा सकती हैं, तो फिर इस फिल्म को रोकना इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ है। और मौजूदा दिनों में सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि ये भारत के अंदर आज़ादी इजहार और तारीखी सच्चाई की एक बड़ी बहस बनती जा रही है। नाज़रीन, ये फिल्म जदीद भारतीय तारीख के एक ऐसे दौर को बयान करती है जिसके बारे में आज भी शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। इस फिल्म के मर्जी किरदार जसवंत सिंह खालड़ा है। वो पेशे के लिहाज से एक आम बैंक मुलाजिम थे। वो किसी सियासी जमात के बड़े रहनुमा नहीं थे और ना ही किसी ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया जिसने इन्हें पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की जदोजहद की अलामत बना दिया। इन्होंने पंजाब में लापता होने वाले सिख नौजवानों के बारे में मालूमात जमा करना शुरू की। इनका कहना था कि बहुत से ऐसे नौजवान थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में इनके बारे में कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इस पूरी कहानी की जड़ें सन 1947 में होने वाली तकसीम हिंद तक जाती हैं, जब बरसगीर तकसीम हुआ और भारत और पाकिस्तान 2 अलग मुल्क बन गए। इस दौरान लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए, बेशुमार लोग मारे गए और करोड़ों अफराद बेघर हुए। सिख बिरादरी ने भी इस तकसीम में बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। उस वक्त बहुत से सिख रहनुमाओं को उम्मीद थी कि आजाद भारत में इन्हें मजहबी आजादी भी मिलेगी और सियासी हुकूक भी हासिल होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनमें से कई रहनुमाओं ने कहना शुरू किया कि इनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। सन 1949 में जब भारत का आईन तैयार हुआ, तो बाद सिख नुमाइंदों ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि आईन में सिख मजहब की अलग शनाख्त और इनके हकूक को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया गया। ये इख्तिलाफ वक्त के साथ मजीद बढ़ता गया। इसके बाद कई सियासी मसाइल सामने आए जिन्होंने भारतीय पंजाब और मरकजी हुकूमत के दरमियान फासले बढ़ा दिए। सन 1966 में भारतीय पंजाब की नई हदबंदियां की गई। उस तकसीम के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग अलग रियासतें बन गई,
जबकि चंडीगढ़ को मरकजी हुकूमत के मातहत रखा गया। सिख जमातों का कहना था कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, ये मसला आज भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका और वक्तन फवक्तन इस पर सियासी बहस जारी रहती है। इसी तरह पानी की तकसीम भी एक बड़ा तनाज़ा बनी। भारतीय पंजाब के दरियाओं का पानी दूसरे इलाकों तक पहुंचाने के फैसलों पर सिख रहनुमाओं ने शदीद एतराज किया। इनका कहना था कि हमारा पंजाब एक ज़रई रियासत है और यहाँ के किसानों की जिंदगी का इन्हिसार इन्हीं दरियाओं पर है। अगर पानी कम हो जाएगा तो भारत के किसानों को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत का कहना था कि पानी की तकसीम कौमी मुफाद के मुताबिक की जा रही है और यही इख्तिलाफ कई बरसों तक जारी रहा। दोस्तों, भारतीय आईन के आर्टिकल 25 पर भी सिख बिरादरी ने एतराज किया। इनका कहना था कि इस शिक में सिख मजहब की अलग शनाख्त पूरी तरह वाज़ेह नहीं की गई। सिख रहनुमाओं का मुतालबा था कि इनके मजहब को मुकम्मल तौर पर एक अलग मजहब के तौर पर तस्लीम किया जाए ताकि किसी किस्म की गलतफहमी बाकी न रहे, और ये मसला भी आज तक मुख्तलिफ हलकों में ज़ेरे बहस रहता है। सन 1993 में आनंदपुर साहब करारदाद पेश की गई। उस करारदाद में पंजाब के लिए ज्यादा खुद मुख्तारी का मुतालबा किया गया था। इसके अलावा चंडीगढ़ की वापसी और पानी की मुनसिफाना तकसीम जैसे मुतालबात भी शामिल थे और ये मुतालबात भारतीय आईन के अंदर रहते हुए किए गए थे, जबकि भारतीय हुकूमत के बाज़ हलकों ने इसे मुख्तलिफ अंदाज से देखा। इसी इख्तिलाफ ने दोनों फरीकों के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया और सन 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा शुरू हुआ। इस दौरान सनत जरनैल सिंह भंडरावाला एक आम मजहबी और सियासी शख्सियत के तौर पर सामने आए। इनके हामियों का कहना था कि वो सिख नौजवानों को अपने मजहब की तरफ वापस ला रहे थे, जबकि उनके मुखालिफिन का इल्जाम था कि इनकी सरगर्मियों से हालात खराब हुए। वक्त गुजरने के साथ पंजाब में तशद्दुद बढ़ता गया, कई जगहों पर मुसल्लह कार्रवाइयां भी हुई और हुकूमत ने सख्त इकदाम शुरू कर दिए। नाज़रीन, जून 1984 में भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इस कार्रवाई का मकसद गोल्डन टेम्पल के अंदर मौजूद मुसल्लह अफराद को निकालना बताया गया। इस ऑपरेशन के दौरान गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त को शदीद नुकसान पहुंचा। इस वाक़े ने दुनिया भर के सिखों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। इस कार्रवाई में कितने लोग मारे गए, इस बारे में आज भी मुख्तलिफ आदाद शुमार मौजूद हैं। सरकारी और गैर सरकारी मालूमात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इसी वजह से इस वाक़े पर आज भी बहस जारी है। नाज़रीन, चंद माह बाद 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनके 2 सिख मुहाफिजों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया, लेकिन इसके फौरन बाद जो कुछ हुआ वो भी तारीख का एक निहायत अफसोसनाक बाब समझा जाता है। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में सिख मुखालिफ फसादात फूट पड़े। सिखों के हजारों घरों को आग लगा दी गई। बहुत से सिखों को सिर्फ इनकी मजहबी शनाख्त की वजह से निशाना बनाया गया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हजारों सिख मारे गए और उन फसादात के दौरान भारतीय पुलिस और बाज़ सियासी रहनुमाओं के किरदार पर भी शदीद सवालात उठाए गए। दोस्तों, आज भी बहुत से मुतासरा खानदान इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सन 1990 की दहाई में पंजाब दहशतगर्दी और इसके खिलाफ सरकारी कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहीं। इस दौरान बेशुमार नौजवान सिख गिरफ्तार हुए। कई खानदानों का कहना था कि इनके बेटे पुलिस हिरासत में गए लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए, और यही वो दौर था जब लापता अफराद का मसला बहुत ज्यादा संगीन बन गया। और दोस्तों, उसी जमाने में जसवंत सिंह खालड़ा ने खामोशी से तहकीकात शुरू की। इन्होंने मुख्तलिफ शमशान घाटों का रिकॉर्ड जमा किया। इनका दावा था कि बहुत से ऐसे अफराद की आखिरी रसूमात लावारिस लाशों के तौर पर अदा की गई, जिन्हें पहले पुलिस ने अपनी तहवील में लिया था। इन्होंने उन दस्तावेजात को जमा करके कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पेश किया, और इनकी उस जदोजहद ने पूरी दुनिया की तवज्जो पंजाब की सूरत हाल की तरफ मबजूल करवा दी। नाज़रीन, फिर 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा को अगवा कर लिया गया। उसके बाद वो कभी जिंदा वापस नहीं आए। कई बरसों तक उनके खानदान ने इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखी। बाद में अदालतों में मुकदमा चला और बाज़ पुलिस एहलकारों को सजा भी सुनाई गई। ताहम ये मामला आज भी बहुत से लोगों के नजदीक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। इन तमाम वाकयात के बाद बड़ी तादाद में सिख कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए। आज उन ममालिक में रहने वाली सिख बिरादरी पंजाब के मसाइल और इंसानी हकूक के मामलात पर मुसलसल आवाज उठाती रहती है। ये मुख्तलिफ इज्तिमात और मुहिम्मात के जरिए अपने मुतालबात दुनिया के सामने पेश करते हैं। हालिया बरसों में कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल और अमेरिका में
गुरु पतवंत सिंह पुन्नू के खिलाफ मुबैना साजिश जैसे मामलात ने एक बार फिर पूरी दुनिया की तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल करवाई। इन वाकयात के बाद भारत, कनाडा और अमेरिका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में भी कशीदगी देखी गई और ये मामला आलमी खबरों का हिस्सा बन गया। दोस्तों, आज भी ये मामला खत्म नहीं हुआ। एक तरफ इजहार राय की आजादी का सवाल है, दूसरी तरफ कौमी सलामती और हसास तारीखी वाकयात के बारे में हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आता है। इसी वजह से सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक ऐसे तारीखी और सियासी तनाज़े की अलामत बन चुकी है जिस पर आज भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। इस फिल्म का नाम सामने आते ही सिर्फ फिल्म की बात नहीं होती, बल्कि पंजाब की तारीख, सिख बिरादरी के मसाइल, इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार और इंसाफ जैसे बड़े मौज़ूआत भी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। और आखिर में सवाल यह है कि क्या ताकत के इस्तेमाल से सच को छुपाया जा सकता है? क्या मोदी और इसके हवारी अपने घिनौने इरादों में कामयाब हो सकेंगे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब कमेंट की सूरत में हम तक जरूर पहुंचाइएगा और आपसे गुजारिश है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक दफा सतलुज जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।